हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे आप सब अच्छे हैं? अच्छे से मेहनत कीजिए। अब जीओसी समाप्त हो रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका। और कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमसे संपर्क कीजिए, हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 162 में क्या कहता है। कहता है इन द एबव कंपाउंड द हाउ मेनी साइट्स आर अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ ये मिथॉक्साइड आयन। देखिए बच्चों, मिथॉक्साइड आयन जो है एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, ठीक है, और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोफाइल उसको हम लोग बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, माने वैसा कार्बन जहां पर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप जानते हैं। तो ये जो हमारा अटैकिंग स्पीशीज है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है वो माइनस। सवाल उठता है कि अब इसमें से कहाँ कहाँ अटैक करेगा। तो आपको इसको अगर जानना है तो आप क्या कीजिए, इसका RS लिखिए। सबसे पहला RS इसका क्या होगा, यहीं पर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के बाद जो है इसका पहला RS कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला RS होगा उसमें क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आएगा, है ना। सभी लोग RS लिखना तो जानते ही हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O-। अब क्या होगा, फिर से एक बार रेजोनेंस होगा और इसके एक RS और होंगे ना, इस तरह से। तो आपको देखना कुछ नहीं है, इसमें यह देखना है कि रेजोनेंस के दरमियान इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ बना। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ बना मतलब ऐसा कौन कौन सा कार्बन है जहां पर पॉजिटिव चार्ज बना, ऐसा कौन कौन सा कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल बना। ठीक है, क्योंकि जहां जहां भी इलेक्ट्रोफाइल बना होगा, जहां जहां भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, ये न्यूक्लियोफाइल वहीं पर दौड़ेगा। समझ गए बात को? तो बस, तो बताइए, देखिए एक तो देखिए यहां पर इस साइड पर यहां दिख रहा है, ठीक है, दूसरा यहां दिख रहा है और तीसरा यहां दिख रहा है। कहने का मतलब है कि इस बड़े वाले रिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक तो यहां पर होगा, दूसरा यहां पर होगा और तीसरा यहां पर। तो कुल मिलाकर 3 कार्बन ऐसे होंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड होगा। ठीक है, तो कहता है हाउ मेनी साइट्स, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में कहता है, यहां पर देखिए ये OET है, थोड़ा स्कैन करने में कट जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, OET है। ठीक है, वैसे भी आपके पास बुक तो होता ही है, मैं फालतू में चिंता करने लग जाता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर 163 में कहता है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर पूछा जा रहा है।
इसका मतलब यह है कि जैसे किसी में रोटेशन बैरियर ज़्यादा है ना, किसी में रोटेशन बैरियर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड उस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं रोटेट कर सकता है। मतलब रोटेशन के लिए उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा पहरा लगा हुआ है, ज़्यादा कंडीशन लगे हुए हैं। समझ गए बात को? तो सवाल उठता है कहाँ? तो आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन आसानी से हो जाता है। फिर अगर कहीं पर पाई बॉन्ड बने, है ना, कहीं पर पाई बॉन्ड बने तो इस पाई बॉन्ड में क्या हो जाता है कि रोटेशन लॉक हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए कि 3 बॉन्ड और बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या और बढ़ गई, तो पाई बॉन्ड की संख्या, प्योर पाई बॉन्ड की संख्या और बढ़ी है। तो जैसे जैसे प्योर पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी रोटेशन लॉक होता चला जाता है। क्यों? देखिए सिग्मा बॉन्ड जब बनता है ना तो इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, पहले तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और साथ ही साथ जो है इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक प्रकार से इसे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दीवार बन गया, इलेक्ट्रॉन का एक दीवार बन गया। समझ गए बात को? तो ये पूरा का पूरा पैक हो गया, पैकिंग बढ़ जाता है, जैसे ही पाई बॉन्ड बनता है पैकिंग बढ़ जाता है। ये तो ऐसे हो गया। अब मान लीजिए कि वाई डायरेक्शन में भी बन जाए, 3 बॉन्ड बनेगा तो वाई डायरेक्शन में भी हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएगा, तो एक तो ऊपर में दीवार बना और एक इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लॉकिंग हो गया। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ता जाता है रोटेशन जो है लॉक होता जाता है, बोले तो बैरियर ऑफ रोटेशन जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए एक तो है कि प्योर पाई बॉन्ड है ना, प्योर पाई बॉन्ड है। तो जैसे प्योर पाई बॉन्ड की बात किया, प्योर पाई बॉन्ड की बात किया हमने, तो यहां पर क्या हो गया कि रोटेशन तो ऑलरेडी लॉक है। और एक है कि यहां पर जो है पाई बॉन्ड जो है वो PDCH से है। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, आप जानते हो कि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में आप जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वहीं पूरे कंजुगेटेड सिस्टम में क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये प्योर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो रोटेशन बिल्कुल फिक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण यहाँ पर पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये प्योर पाई बॉन्ड नहीं है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है कि कहीं पर पाई बॉन्ड हो और कहीं पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, बोले तो रेजोनेंस हो रहा हो, है ना, तो प्योर पाई बॉन्ड में जो है बैरियर ज्यादा होगा। प्योर पाई बॉन्ड वाला को रोटेशन करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। समझ के बात को? तो रोटेशन बैरियर जो है प्योर पाई बॉन्ड में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा हो, लेकिन एक सिस्टम और ऐसा हो जहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ती जा रही हो, ठीक है। भाई रेजोनेंस मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर दे दिया, वहां पर डबल बॉन्ड में मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मान लीजिए एक और सिस्टम है वहां भी रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन एक में RS ज्यादा मिल रहा है, एक में RS कम मिल रहा है। तो हर हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा RS मिलेगा, जितना ज्यादा RS मिलेगा, वो जो डबल बॉन्ड का लेयर है वो उतना ही पतला होता जाएगा, बोले तो उसमें उतना ही ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर आने लग जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बैरियर ऑफ रोटेशन जो है वो घटने लग जाता है। समझ गए बात को? बैरियर ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है बच्चों, घटने लग जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो, बैरियर ऑफ रोटेशन जो है, ठीक है, बैरियर ऑफ रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, नंबर ऑफ RS के, ठीक है, रेजोनेंस के।
तो बस यही सब बात थी। अब हम समझाते हैं आपको। देखिए 163 में क्या कहता है। 163 में कहता है बच्चों यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर बताइए। तो देखिए पाई बॉन्ड के अलोंग जो है आपको इस तरह से रोटेट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला जो है देखिए ये है प्योर पाई बॉन्ड, ठीक है, क्या है, प्योर पाई बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड वाले में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर देखिए इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि रेजोनेंस होने के कारण क्या हो रहा है ये जो पाई बॉन्ड है ये प्योर पाई बॉन्ड नहीं रहा, इसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ का जो सिस्टम है रेजोनेटिंग सिस्टम है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कहने का मतलब कंजुगेशन सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है मोर रेजोनेंस होगा, ठीक है, मोर रेजोनेंस होगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, बोले तो उसमें उतना ही ज़्यादा सिग्मा कैरेक्टर आने लगेंगे। और आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड में क्या हो जाता है, रोटेशन जो है बहुत ही आसानी से हो सकता है ना। तो बताइए इन सब में सबसे ज़्यादा रोटेशन बैरियर किस में देखने को मिलेगा, 1 में सबसे ज़्यादा होगा ना। क्यों, क्योंकि ये प्योर पाई बॉन्ड है। अब 2 और 3 में ज़्यादा RS है ना, ज़्यादा बड़ा कंजुगेशन सिस्टम है। तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन सिस्टम होगा पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, उसमें जो है सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। कहने का मतलब है कि पाई बॉन्ड बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा उसमें RS होगा, है ना, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा वहाँ पर क्या होता है कि वो प्योर पाई बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और जितना प्योर पाई बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा रोटेशन उतना ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 और 3 में पाई बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा 3 में ही घटा होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 में रोटेशन बैरियर ज़्यादा होगा और फिर 3 होगा। तो बोले तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 164 सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्योर पाई बॉन्ड है, ठीक। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर जो है आप देखिए रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेजोनेंस होगा कैसे, तो यहाँ से ये इधर इसमें आएगा, आपको पता है ये रिंग में पाई सिग्मा इस तरह से कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो यहाँ से ये इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है इसको रेजोनेंस, पूरे सिस्टम में रेजोनेंस होगा, इधर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इधर भी होगा। या फिर यूं हम बोल सकते हैं कि इस पूरे रिंग में इधर से इलेक्ट्रॉन शुरू होगा और इस तरह से पूरा यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर आप बात कीजिए तो इसमें देखिए जो है कहने का मतलब है कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसके अंदर जाएगा और यहाँ देखिए पाई सिग्मा है, तो ठीक है, ये इसके अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना मोर रेजोनेंस होगा, बोले तो बोल सकते हैं इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। भाई इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें जो है इस मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप पैरा पर लगा हुआ है, और पैरा पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप आपको पता है रेजोनेंस करवाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि इस मतलब 2 और 3 में नंबर ऑफ RS जो है, नंबर ऑफ RS की अगर हम बात करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2, क्यों, और ग्रेटर देन 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा RS होगा डबल बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा क्या आ जाता है, सिग्मा कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। मतलब रोटेशन बैरियर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ गए बात को। तो बताइए यहाँ पर रोटेशन बैरियर जो है सबसे ज़्यादा 1 में देखने को मिलेगा, फिर 2 में देखने को मिलेगा और फिर 3 में देखने को मिलेगा। क्यों, अभी तो बताया मैंने कि जितना ज़्यादा RS बढ़ेगा, देखिए पहले वाले में भी देखिए यहाँ पर जो मैंने प्योर लिखा है ना, ये मैंने एक प्रकार से गलत लिखा है, वो इसलिए क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर तो देखिए रेजोनेंस तो हो ही रहा है ना, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ RS की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ RS की बात करेंगे तो 3 में सबसे ज़्यादा RS, 2 में
फिर उसके बाद 1 में, ठीक है। और जैसे जैसे RS बढ़ते जाएंगे उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अलोंग जो है सिग्मा कैरेक्टर आने लग जाता है, ठीक है। सिग्मा कैरेक्टर आने का मतलब यह है कि वो आसानी से रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जितना कम RS होगा रोटेशन बैरियर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो बताइए कौन सा है इसमें? ए हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 165 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। किसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पर इस वाले सिस्टम को देखिए, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, क्या ये इस सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर सकता है? बिल्कुल, मतलब इसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल सकती है। देखिए जिस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल सकती है। लेकिन थर्ड में देखिए रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सोचिए, जैसे ही यहाँ पर आप रेजोनेंस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप इस ब्रिज हेड वाले कार्बन पर क्या करेंगे? आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ब्रिज हेड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। और ब्रिज हेड वाले कार्बन पर आपको पता है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ठीक है, फिर फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ये सारे के सारे जो है ब्रेड्स रूल के हिसाब से क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कारण क्या है? कारण सुनिए, जैसे ही आप यहाँ पर जबरदस्ती रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाएगा? ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और वैसे भी रेजोनेंस हो रहा है तभी sp2 ही है, आप ऐसे sp2 ही मान रहे हैं तभी रेजोनेंस हुआ है ना। देखिए sp2 मानने के चलते आपने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को आपने ये मान लिया कि ये प्लेनर होने वाला है। क्या होने वाला है? प्लेनर होने वाला है। लेकिन ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड में पता है कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर ग्रुप है, और ये इस तरह से ब्रिज, इस तरह से है ना। ब्रिज हेड कहने का मतलब ये एक प्रकार से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये प्लेनर हो रहा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये प्लेनर हो रहा है। और जो इसकी ज्योमेट्री है एक्चुअली में ब्रिज हेड के हिसाब से वो नॉन प्लेनर है। तो इसीलिए ब्रेड्स ने कहा कि ब्रिज हेड कार्बन पर जो है कभी भी पॉजिटिव, निगेटिव, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ये सब अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो जब ये बच्चों हाईली अनस्टेबल होगा ही तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। डी में देखिए, डी में रेजोनेंस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, पाई सिग्मा इस तरह देखिए दिख रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। देखिए होमोलोगस कंपाउंड जो है ना पूरे के पूरे जो है ना किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए अल्केन है, ठीक है, तो अल्केन क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत जो है जितने भी कंपाउंड आएंगे, ठीक है, उन सारे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत जो है ये सारे के सारे कंपाउंड आते हैं। तो होमोलोगस कंपाउंड में खास बात ये होता है कि सभी का जनरल फॉर्मूला जो है सेम होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। जैसे देखिए सारे अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल का आप एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड ऐसा जिसको एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वैसे सारे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस कंपाउंड बोलते हैं या होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अल्केन हो गया, फिर अल्कीन है, पूरा अल्कीन फैमिली को एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अल्काइन को एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला जो है होमोलोगस कंपाउंड का सेम होता है। स्ट्रक्चर तो होगा ही नहीं, क्यों? कार्बन बदलता जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला भी नहीं होगा, ठीक है। और मोलेकुलर फार्मूला कैसे होगा? जब कार्बन की संख्या ही बदल रही है तो मोलेकुलर फार्मूला नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। कहता है इन सब में बताइए कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो मोस्ट एसिडिक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रोटॉन डोनेट करना होता है। तो प्रोटॉन हमने सब में डोनेट कर दिया और सब में हमने बना दिया एनायन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के,
ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। प्रोटॉन डोनेट कर दीजिए और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एनायन जो बन रहा है ना, उसकी स्टेबिलिटी देख लीजिए। जो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो एनायन, जैसे देखिए ये चारों कंपाउंड है, ये चारों प्रोटॉन देना चाहते हैं, ठीक है, सबके सब प्रोटॉन देना चाहते हैं, लेकिन प्रोटॉन देने से मान लीजिए किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट रही है, ठीक है। तो प्रोटॉन कौन देना चाहेगा भाई? हर कंपाउंड जो है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हर हमेशा जो है कोई भी कंपाउंड जो है, सब्सटेंस जो है, अपने आप को स्टेबिलिटी की ओर लेकर जाना चाहता है, ठीक है। तो यदि किसी कंपाउंड को प्रोटॉन देने से स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है, ठीक है, बोले तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक बात है वही अच्छा प्रोटॉन डोनर होगा, और वही अच्छा प्रोटॉन डोनर होगा तो हम बोलेंगे कि उसी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मूल मंत्र है, इस तरह का चर्चा हमने बहुत बार किया है। अब देखिए गौर से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहाँ पर एनायन में -m ग्रुप लग रहा है, यहाँ पर एनायन को जो है -I का, और यहाँ पर जो है प्लस का हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। और आपको पता है कि एनायन को स्टेबिलिटी किसके द्वारा मिलता है बच्चों? -I -m के द्वारा। मतलब जितना तगड़ा से तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, तो देखिए -I भी खींच रहा है, -m भी खींच रहा है, लेकिन आपको पता है कि -m के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा सकता है, तो उतना ही ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलेगा और ये उतना ही आसानी से प्रोटॉन दे देगा। तो बताइए कौन सा होगा? डी हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल, ठीक है। जैसे इस तरह से आप फिनॉल लगा लीजिए, ठीक, फिनॉल बना लीजिए। अब कहता है कि ये जो फिनॉल है, ठीक है, अब इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है फिनॉल का, यहाँ पर आप एनायन बना लीजिए। इस एनायन की स्टेबिलिटी जिसके कारण बढ़ेगी, तो आप क्या कीजिए, सबको जो है ना इस NO मतलब पैरा पोजिशन पर लगा दीजिए। देखिए आप NO2 लगाइए, फिर उसके बाद जो है CN लगा दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप CH3 लगा दीजिए, ठीक, और फिर उसके बाद जो है CH डबल बॉन्ड वो लगा दीजिए। इस सब को जो है यहाँ पर पैरा पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन को आप फिक्स कर लीजिए और वहाँ पर लगा दीजिए। अब आपको पता है कि इस एनायन को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? इस एनायन को स्टेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा। तो आपको पता है ये NO2 ग्रुप क्या करेगा? -m लगाएगा। ये क्या करेगा? तो ये भी -m ही लगाएगा। जबकि ये क्या करेगा? प्लस का हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा बच्चों? ये भी -m लगाएगा। तो यहां पर बोलता है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटाएगा। क्या पूछ रहा है अपने से? इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो है वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है वो क्या करेगा? उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ये CH3 इसका आंसर हो गया। समझ गए बात को? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 169, इसमें से देखिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पजेज ए क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। देखिए क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम जो है इसमें से डी है। क्यों है मैं आपको समझाता हूं एक बार। देखिए यहाँ पर जो है इसको मैं बना लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद जो है C, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा लीनियर तरीके से बना लिया। अब मैं क्या करता हूं आपके सुविधा के लिए, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं और C बोल देता हूं। अब गौर से देखिए यहाँ पर जो है A एंड B जो है, A और B का जो सिस्टम है, आप A से B की ओर बढ़िए, देखिए पाई सिग्मा पाई है ना। तो A से B जो है, A और B जो है वो एक प्रकार से कंजुगेशन में है। किसमें बच्चों? कंजुगेशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी प्रकार से आप देखिए B और C जो है वो भी क्या है? कंजुगेशन में है। कंजुगेशन का मतलब इसके बीच में रेजोनेंस हो सकता है। देखिए पाई सिग्मा पाई, है ना।
तो ए और बी कंजुगेशन में है और बी और सी जो है वो भी क्या है, कंजुगेशन में। ठीक है, ए और बी भी कंजुगेशन में और बी और सी भी क्या है, कंजुगेशन में। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ए एंड सी जो है ना, ए और सी जो है नॉट इन कंजुगेशन है, कंजुगेशन में नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए हर हमेशा जो है आपको 3 पाई बॉन्ड दिखेगा, ऐसा कोई भी 3 पाई बॉन्ड का सिस्टम आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, और उसमें आपको ये देखना है कि कोई भी दो पेयर एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी जो है देखिए कंजुगेशन में है, फिर बी और सी देखिए कंजुगेशन में, लेकिन ए और सी जो है कंजुगेशन में नहीं है। समझ गए बात को। तो फर्स्ट वाले में देखिए 2 ही पाई बॉन्ड है तो ये कंजुगेशन में है, 3 पाई बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। इसमें भी देखिए 2 ही पाई बॉन्ड है, ये भी गया। यहाँ पर देखिए सी वाले में देखिए आप, यहाँ पर इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए। देखिए क्या ए और बी कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई। फिर देखिए ए पाई सिग्मा, ए और सी भी कंजुगेशन, मतलब कोई किसी के कंजुगेशन में ही नहीं, तो गया ही। तो क्या होना चाहिए, क्रॉस कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहला नंबर 2 पाई बॉन्ड जो है आपस में कंजुगेशन में होना चाहिए, और जो 2 आपस में कंजुगेशन में हो रहा है उसमें से एक कॉमन होगा। ठीक है, जैसे ए और बी कंजुगेशन में, बी और सी कंजुगेशन में है, लेकिन ए और सी यहाँ पर कंजुगेशन में नहीं है। जो दोनों में कॉमन था वो अगर उसको हटा दिया जाए तो ए और सी कंजुगेशन में नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम। ठीक है, अब जानते भी होंगे, मैंने बस रिवाइज कराने का कोशिश किया है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 में फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है और फिर उसके बाद जो है इस तरह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके बनाए गए हैं और हमसे जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए सबसे पहला नंबर तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, है ना, ऑक्टेट वगैरह की तो बात खैर आती ही है। सबसे पहला नंबर ये ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई मतलब अनचार्ज्ड, ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई चार्ज आर एस है, मतलब कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव ये सब दिखाया हुआ है, और कोई आर एस ऐसा है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में है, मतलब वो चार्ज टाइप का नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है फिर मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट रूल देखिए। ठीक है, ऑक्टेट रूल देखेंगे। तो ऑक्टेट रूल देखते हैं तो आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 का ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 में देखिए यहाँ पर C पॉजिटिव बनाया हुआ है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और O पॉजिटिव बनाया हुआ है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 3 बॉन्ड बनाए हुए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, एक नेगेटिव आने से 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक बॉन्ड बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है 3 और 4 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चार्ज तो है लेकिन इसमें जो है हर एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो 2 की स्टेबिलिटी 3 और 4 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 में जो है 3 और 4 में है ना, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ठीक है, पॉजिटिव जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन पर है और पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ पर है, ऑक्सीजन पर है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा ना वो अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। कहने का मतलब स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टेबल, भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सही मायने में उसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। पॉजिटिव चार्ज लगाने का मतलब आपने वहाँ से इलेक्ट्रॉन और खींच के बाहर निकाल दिया, तो आपने उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया ना। तो उसी प्रकार से देखिए नेगेटिव चार्ज जो होता है एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जो है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी रूल लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव के हिसाब से चलते हैं, तो पॉजिटिव के हिसाब से चलेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ही है ना, तो इसका हम लोग 3 की स्टेबिलिटी 4 से ज़्यादा है। चलिए एनायन के हिसाब से देख लेते हैं। तो एनायन के हिसाब से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर निगेटिव। ठीक है,
तो अगर हम ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर निगेटिव की बात करें तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब O- वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। मतलब दोनों लॉजिक हम लगाते हैं तो 3 की ही स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा दिख रही है, तो 3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए सॉल्व, आगे भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।